नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायो क्लासेस में। और आज हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में समझेंगे। ये बीएससी के बॉटनी का चैप्टर है, प्लांट ब्रीडिंग। इसे कहते हैं, हिंदी कहते हैं इसे पादप प्रजनन। मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण में जब से मनुष्य में अपने पोषण के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अंग पौधों की खेती की शायद कमी से पादप प्रजनन शुरू हुआ। ठीक है, तो जो इसमें सारस में जो दिया है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। पादप प्रजनन वनस्पति शास्त्र की वह शाखा है जिसके माध्यम से पादप की उपयोगी प्रजातियों का प्रजनन करवाकर मानव उपयोगी आर्थिक महत्व के पौधों को उगाया जाता है। तो जो हमारे हित में हैं पौधे, उनको हम उगाते हैं। किनकी हेल्प से उगाते हैं? मानव वो अन्य अलग अलग प्रकार की जातियों के साथ प्रजातियों का प्रजनन करवाकर उन्हें मानव में जो हित के लिए आवश्यक हैं उन पौधों को हम उगाते हैं। पोहलमान के अनुसार पादप प्रजनन पौधों की आनुवंशिकता को परिवर्तित करने की कला तथा विज्ञान है। फ्रैंकले के अनुसार पादप प्रजनन में वातावरण के विभिन्न भौतिक और जैविक संघटकों तथा आनुवंशिकता में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आनुवंशिकता में परिवर्तन होता है, जैविक घटकों में परिवर्तन होता है और भौतिक घटकों में परिवर्तन होता है वातावरण के अनुसार। ये बताया था हमें, फ्रैंकलिन ने बताया था। इसके बाद आता है पादप प्रजनन के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक महत्व के पोषण के आनुवंशिकीय प्रारूप को उन्नत करके उनकी गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की प्रक्रिया की जाती है। तो इसमें गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, जैसे कि उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जाता है। पादप प्रजनन के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है पादपों के उपज में वृद्धि करना, दूसरा है गुणवत्ता में सुधार करना, तीसरा है अनाज फसलों में दानों की अधिक संख्या प्राप्त करना, चारा उत्पन्न करने वाली फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना, पौधों रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधों के उगाना, उपयोगी पादपों के आनुवंशिक गुणों का समायोजन कर विशेष प्रजाति उत्पन्न करना। सातवां है आवश्यकतानुसार पौधे के पुष्पन के समय में परिवर्तन करना, उपभोक्ता की वरीयता के अनुसार विभिन्न पौधों को उगाना। पादप प्रजनन के सिद्धांत और विधियां देखिए। अब क्या लिखा है इसमें विधियों में कि आर्थिक महत्व वाले पौधों में पादप प्रजनन के द्वारा नई प्रजातियों को निम्न विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। और किन किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है ये अब हम आगे देखते हैं। नई प्रजातियां प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन देती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता देती हैं और होती हैं इनमें, और मानव उपयोगी गुणों से सृजित रहती हैं। ये विधियां कौन कौन सी हैं? पादप चयन करना, संकरण करना, बहुगुणिता और उत्परिवर्तन, ये इसकी विधियां हैं। पहला है पादप पुनर्स्थापन या दशानुकूलन, दूसरा है पादप चयन प्लांट सिलेक्शन, तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन, फिर पॉलीप्लॉइडी और म्यूटेशन। ये हैं इसके। अब देखते हैं पहला पादप पुनर्स्थापन तथा दशानुकूलन में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ कि पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वस्तुतः कृषि योग्य पौधों के जीनोटाइप एवं जीन प्रारूप में उत्परिवर्तन करके नए आवास पर उगाया जाता है। दूसरे स्थान पर लाई गई पादप किस्म बाह्य किस्म को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोटिक वैरायटी, जो बाहर से आती है, किसी देश से आती है। इसमें पादप किस्म बाह्य क्या लिखा है, क्या बताया था?
बाह्य किस्म या एक्सोटिक वैरायटी कहलाती है। अतः ये प्रक्रिया जिसमें कृषि योग्य पौधों के 3 जीन प्रारूप के समूह को बदलकर उनके मूल स्थान से नए स्थान पर उगाया जाता है, पादप पुनर्स्थापन कहा जाता है। आपको समझ ही आ गया होगा। मानव द्वारा, आगे देखते हैं लिखा है इसमें, मानव द्वारा तैयार किए गए वातावरण में पादप पुनर्स्थापन के पश्चात नई किस्में जिस तरीके से अपने आप को ढालकर सामंजस्य स्थापित करती हैं, दशानुकूलन, इसको हम क्या कहते हैं, दशानुकूलन कहलाता है। ऐसी मिले एक्लीमेटाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, दशानुकूलन में क्या होता है कि ये नई जो किस्में होती हैं ये नए वातावरण में अपने आप को ढाल लेती हैं, इसको हम कहते हैं दशानुकूलन। इसके बाद आता है, यदि पुनर्स्थापन हेतु उगाए गए पौधों को विदेश से लाया जाता है तो ये पौधे विदेशज पौधे कहलाते हैं, परंतु यदि नए पौधों को उसी देश के एक दूसरे हिस्सों से पुनर्स्थापित किया जाता है तो ये पादप देशज पौधे या इंडिजिनस प्लांट कहलाते हैं। तो अपने देश से ही अपने देश में उगाएंगे, दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान में उगाएंगे तो ये देशज कहलाए जाएंगे, और विदेश से अगर लाकर यहाँ उगाते हैं तो ये विदेशज कहलाते हैं। पादप पुनर्स्थापन के प्रकार। पादप पुनर्स्थापन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार का था? एक होता है प्राथमिक पादप पुनर्स्थापन, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, और दूसरा है द्वितीयक पादप पुनर्स्थापन। तो प्राइमरी पादप पुनर्स्थापन जो होता है इसमें क्या है, इस प्रकार के पादप पुनर्स्थापन में पुरानी जगह से विस्थापित की गई पादप किस्मों को नवीन जलवायु का उपयोग करके जीनीय प्रारूप में परिवर्तन करके बिना ही, जीनीय प्रारूप में परिवर्तन नहीं होता है इसमें, जीनीय प्रारूप में परिवर्तन किए बिना ही उगाया जाता है और नए वातावरण में वे किस्में स्थापित हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम प्राथमिक पुनर्स्थापन कहा जाता है। जैसे गेहूं की किस्म सोनारा 64। द्वितीयक पादप पुनर्स्थापन में क्या लिखा है कि पादप पुनर्स्थापन की इस विधि के दौरान नए विदेशज पौधों को विदेशों का देशज पादपों से संकरण कराकर, पहले विदेश से पौधे लेकर आएंगे, उनका संकरण देश के पौधों से कराएंगे, अपने देश के संकरण करवाकर उस किस्म के जीनीय प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है। जिससे क्या होता है, जब अपने देश के पौधों से संकरण कराएंगे तो उनके जीनीय प्रारूप में चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। परिणाम स्वरूप विदेशी पौधों में सर्वोत्तम गुणों को स्थानांतरण कर नई मानव उपयोगी किस्मों को स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो जो पहले विदेश से जो पौधे लाए जाएंगे उन्हें देशज पौधों के साथ संकरण करा के उनकी जीनीय प्रारूप में परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन करने के बाद ये जो पौधे होते हैं इनमें वो ऐसे गुण आ जाएंगे जिसके कारण क्या है, मानव के लिए उपयोगी फसल हमारे लिए प्राप्त हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल है कल्याण सोना SK 227। अब देखिए पादप पुनर्स्थापन के गुण एवं दोष। गुण कौन से हैं, मेरिट देख लीजिए। पहला है, इस विधि के द्वारा नई उन्नत किस्मों का उद्भव किया जाता है। तो नई किस्मों का उद्भव किया जाता है। दूसरा है, प्राथमिक पुनर्स्थापन की सहायता से बिना जीनी प्रारूप के बदले नई उन्नत किस्में प्राप्त की जा सकती हैं। तीसरा है, यह फसल सुधार की आर्थिक दृष्टि से सबसे उन्नत होती है। सुधार की आर्थिक दृष्टि सबसे उन्नत होती है। इस विधि के द्वारा धर्म प्लाज्म संरक्षण में प्रोत्साहन मिलता है। तब जर्म प्लाज्म, ये जर्म प्लाज्म लिखा है, जर्म प्लाज्म संरक्षण में प्रोत्साहन मिलता है।
इसके बाद देखिए दोष क्या क्या है इसकी डीमेरिट। विदेशों से लाए गए पौधों में यदि रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु भी उस पादप के साथ आ जाते हैं तो वे भारत में उपस्थित लोकल पौधों को भी दूषित कर देते हैं। पहला हो गया। दूसरा देखिए, विदेशों में लाए गए पादपों के साथ आने वाली खरपतवार भी हमारी लोकल वैरायटी को दूषित कर देती है। तीसरा आगे देखिए, पादप पुनर्स्थापन के समय कुछ मुख्य उद्देश्य पादपों की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। इस अभियान के दौरान मुख्य रूप से दो क्रियाविधि होती हैं। एक होती है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन एंड सिलेक्शन ऑफ मेडिसिनली एंड इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स। आगे देखिए क्या लिखा है। पादप पुनर्स्थापन में मुख्य रूप से विभिन्नताओं की उत्पत्ति करवाकर वातावरणीय कारक तथा आनुवंशिक कारण जो होते हैं उन्हें उत्पत्ति करवाकर औषधीय एवं आर्थिक रूप से उपयोगी नई पादप किस्में तैयार की जाती हैं एवं इन तैयार की गई किस्मों का चयन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। तो इनका जो चयन होगा, जो तैयार की गई किस्में हैं इनका जो चयन होगा दो प्रकार से चयन होता है। एक होता है प्राकृतिक चयन, दूसरा होता है कृत्रिम चयन। प्राकृतिक चयन जिसे कहते हैं नेचुरली सिलेक्शन। पौधों में प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया लगातार धीमी गति से निरंतर जारी रहती है। यह एक स्वनियंत्रित प्रक्रिया है जो प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होती है। ठीक है, इस चयन में समय ज़्यादा लगता है एवं गुणों में वांछित परिवर्तन होता है। कृत्रिम चयन में देख लीजिए क्या लिखा है। कृत्रिम चयन की क्रियाविधि के दौरान पादप प्रजनन वैज्ञानिक स्वयं की आवश्यकता के अनुसार वांछित लक्षणों का संकरण की क्रिया के द्वारा नई किस्मों में प्रवेश कराते हैं। इस प्रकार चयनित पौधों में लक्षणों में विविधता आसानी से देखी जा सकती है। कृत्रिम चयन के द्वारा न केवल लक्षणों में सुधार होता है अपितु तेजी से परिवर्तन भी होता है। कृत्रिम चयन मुख्य रूप से निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं इनके बारे में देख लीजिए। ये विधियां हैं, पहली है संहति चयन, दूसरा है शुद्ध वंश क्रम चयन, संतति चयन, उसके बाद आता है क्लोनीय चयन। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम संतति चयन या संहति चयन या मास सिलेक्शन। पादप प्रजनन विज्ञान में कृषि योग्य पौधों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यह सामान्य विधि है। इसे व्यापक चयन या समपुंज चयन भी कहते हैं। ठीक है, अनेक स्वपरागित एवं परपरागित पौधों में गुणवत्ता सुधार के लिए एक व्यापक विधि है एवं स्वपरागित फसलों में लक्षणों की शुद्धता बनाए रखने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अलग उत्तम गुणों वाले पौधों का चयन करके उनके बीजों को प्राप्त करके बीजों को मिश्रित कर दिया जाता है और ये बीजों का समूह संहति कहलाता है। इन बीजों का उगाकर अगली पीढ़ी प्राप्त की जाती है। ठीक है, एवं यह प्रक्रिया जारी रहती है जब तक कि स्वरूपता वाले पौधे निरंतर प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, संहति चयन की क्रियाविधि किस प्रकार है ये भी देख लीजिए। इस विधि में पौधों का चयन पौधों के लक्षण प्रारूप जैसे जीवन शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता, पौधों की लंबाई, वृद्धि दर के आधार पर किया जाता है। संहति चयन की संपूर्ण क्रियाविधि लगभग 8 वर्षों में पूरी होती है। ठीक है, तो इस पूरी क्रियाविधि में कितने लग जाते हैं टाइम? 8 साल लग जाते हैं। प्रथम साल में क्या होता है, पहले वर्ष में इच्छित गुणों वाले पौधों की
बालियां या पौधों की चयन करके इकट्ठा किया जाता है एवं एक मिश्रित पुंज बनाया जाता है। इस मिश्रित पुंज को अगले मौसम में फसल उगाने के लिए संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो अगले मौसम में के लिए संग्रहित कर लिया जाता है, मौसम में फल उगाने के लिए संग्रहित किया जाता है। दूसरे वर्ष में क्या होता है, प्रत्येक पुंज के बीजों को अलग अलग खेतों में उगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इन पौधों में स्वपरागण और परपरागण की क्रिया कराई जाती है। जनक या पुरानी किस्म की मानक किस्म के एवं तुलनात्मक अध्ययन के लिए उगाया जाता है। इस प्रकार इस सारी प्रक्रिया के बाद जब ये सब कम हो जाते हैं तब वह इच्छित लक्षणों वाले पौधों को चुनकर बीजों को इकट्ठा किया जाता है। जिस लक्षण के पौधे हमें चाहिए उस लक्षण के पौधों के बीजों को हम इकट्ठा कर लेते हैं एवं अनिच्छित पौधों को हटा दिया जाता है और जिन्हें हमें आवश्यकता नहीं है उनको हम हटा देते हैं। तीसरे साल में क्या करना, चौथे साल और पाँचवें साल हमें क्या करना होता है कि चुने हुए बीजों में प्राप्त पौधों को पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन के लिए विभिन्न अध्ययन केंद्रों में उन्हें भेजा जाता है। यदि इच्छित गुणों वाले पौधे मिलते हैं तो 2 या उनसे अधिक वर्षों के लिए इन पौधों में उत्पादन एवं गुणों का परीक्षण किया जाता है। इन पौधों में से प्राप्त बीजों को मानक किस्म के रूप में प्रयुक्त करते हैं। छठे, सातवें और आठवें में इसकी क्या क्रियाविधि है वो भी हम देख लेते हैं। अब पौधों को बार बार उगाकर गुणवत्ता एवं उत्पादन की जांच के बाद चुनी हुई किस्मों को विभिन्न कृषि अनुसंधान केंद्रों पर भेजा जाता है। ठीक है, अनुसंधान केंद्रों पर भेजा जाता है। वहां पर इन बीजों को अलग अलग पर्यावरणीय अवस्थाओं में उगाकर श्रेष्ठ किस्मों का चयन किया जाता है। सही है, तो यहाँ पर श्रेष्ठ किस्मों का चयन अलग अलग पर्यावरणीय अवस्थाओं में उगाकर किया जाता है एवं इन श्रेष्ठ पौधों का गुणन करवाकर ज़्यादा से ज़्यादा बीज प्राप्त किए जाते हैं तथा किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है संहति चयन के लाभ। पादप प्रजनन वैज्ञानिकों के लिए यह एक उपयोगी विधि है। इसमें कम लागत के साथ अच्छी किस्मों को उगाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उन्नत बीज स्थानीय वातावरण के अनुरूप होती है। फसलों की गुणवत्ता सुधार के साथ साथ स्वपरागित फसलों में लक्षणों की शुद्धता भी स्थापित की जा सकती है। ठीक है, अब इनकी विधियां क्या क्या हैं। संहति चयन की मुख्य रूप से 2 विधियां होती हैं। एक हैलेट विधि है, एक रियेपाउ विधि है। हैलेट विधि मुख्य रूप से लैम्बार्क बाद के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में सर्वोत्तम किस्म वाले पौधे विभिन्न प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में अपने अंदर उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ किस्म प्रदान करते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनमें भी अब खुद को उगाकर ये श्रेष्ठ बीज प्रदान करते हैं। जबकि रियेपाउ विधि में लक्षण प्रारूप को देखकर, पौधों की लंबाई, पत्तियों की आकृति आदि को देखकर उन्नत किस्म वाले पौधों का संहति चयन किया जाता है एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में श्रेष्ठ किस्म तैयार की जाती है। संहति चयन की हानियां क्या है। इस विधि के द्वारा श्रेष्ठ किस्म की अति निकटतम किस्मों को, जो श्रेष्ठ किस्म होती है उससे अधिक से अधिक जो श्रेष्ठ हो, अति निकटतम किस्मों को उससे अलग नहीं किया जा सकता है। वांछित जीनीय प्रारूप में परिवर्तन के लिए एक धीमी विधि है ये। इस विधि में मुख्य रूप से स्वपरागित पौधों के लिए ही उपयोगी है। तो किन के लिए उपयोगी हो गई है, स्वपरागित पौधों के लिए। अब आता है शुद्ध वंशक्रम। पौधों का वह समूह जो समयुग्मजी पौधों के स्वपरागण द्वारा विकसित होता है और शुद्ध वंशक्रम कहलाता है। अतः शुद्ध वंशक्रम चयन द्वारा विकसित पौधों की आनुवांशिक किस्म संहति चयन द्वारा विकसित पौधों की किस्मों से अधिक समयुग्मजी होती है। ठीक है, तो इसकी अधिक समयुग्मजी होती है। शुद्ध वंशक्रम चयन का आधार एकल पौधा होता है।
जिसमें प्रथम जॉनसन ने शुद्ध वंशक्रम शब्द का 1903 में प्रयोग किया था। इसके अनुसार लक्षणों के आधार पर वंशक्रम शुद्ध वंशक्रम एक अपरागित पौधों के आनुवंशिक रूप से समान संतति है। उन्होंने अपना प्रयोग सेम के पौधे पर किया था। उन्होंने किसके पर किया था? सेम के पौधों पर किया था। शुद्ध वंशक्रम मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है प्रारंभिक या आरंभिक विभिन्नताओं वाली समष्टि से वांछित गुणों वाले पौधों को अलग करना। सही है, वांछित वाले गुणों वाले पौधों को अलग कर लिया। लक्षण प्रारूप से के आधार पर अलग अलग गुणों वाले पौधों की अलग अलग कतारों में उगाना। ठीक है, अलग अलग कतारों में अब उगा लिया। और तीसरा है अंतिम रूप में चयन की गई संततियों को उत्पादक परीक्षण के आधार पर मूल्यांकन करवाकर श्रेष्ठ किस्म को तैयार करना। अब तीसरे नंबर में हमने बता दिया कि श्रेष्ठ किस्म कैसे तैयार करनी है। शुद्ध वंशक्रम मुख्य रूप से 8 से 10 वर्षों में पूरा होता है। तो यहाँ पे जो हमें समय लगता है वो 8 से 10 वर्ष का समय लगता है। पहले वर्ष में हम क्या करते हैं वो भी समझ लीजिए। पहले वर्ष में करते हैं प्रथम वर्ष के दौरान वांछित गुणों वाले पौधों का लक्षण प्रारूप के अनुसार चयन करके प्रत्येक पौधे के बीजों को प्राप्त किया जाता है एवं उन पर पहचान चिन्ह लगाकर संग्रहित किया जाता है। तो किस प्रकार से संग्रहित किया जाता है? पहचान चिन्ह लगाकर उन्हें संग्रहित कर लिया जाता है। दूसरे साल क्या होता है कि प्रत्येक पौधे के 20 से 30 बीजों को अलग अलग पंक्तियों में उगाकर प्रत्येक 10 पंक्ति के बाद एक मानक किस्म के बीजों वाली पंक्ति तैयार की जाती है। 10 पंक्ति लगा ली, उसके बाद एक मानक बीज वाली मानक किस्म के बीजों वाली पंक्ति तैयार की जाती है एवं चयन की प्रक्रिया के दौरान रोगग्रस्त और अवांछनीय पौधों की पंक्तियों से अलग कर दिया जाता है। इसमें अलग कर दिया जाता है। तीसरे साल क्या होता है कि द्वितीय वर्ष में प्राप्त पौधों के बीजों के श्रेष्ठ गुणवत्ता के आधार पर अलग करके 4 से 5 पंक्तियों में उन्हें बो लिया जाता है। 5 पंक्तियों के बाद एक मानक किस्म बोई जाती है एवं रोगग्रस्त अवांछनीय पुष्पों को अलग कर दिया जाता है। और तृतीय वर्ष के अंत में इन पौधों से प्राप्त बीजों को एकत्र कर लिया जाता है। अब आता है चौथा साल, 5वीं साल, 6ठी साल। चौथी, 5वीं, 6ठी साल में क्या होता है? प्रत्येक परीक्षण के आधार पर एकत्रित बीजों के को छोटे छोटे प्लाटों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक 5वीं पंक्तियों के बाद मानक किस्म को बोया जाता है। 5वें वर्ष के अंत में क्या होता है? वह अवांछनीय तथा रोगग्रस्त पौधों को हटा दिया जाता है। ठीक है, 6ठे वर्ष में के अंत में तीनों वर्षों की उत्पादकता का अध्ययन किया जाता है। 7वें वर्ष में 6ठे वर्ष के अंत में चयन किए गए पौधों का गुणन करवाकर अलग अलग स्थानों पर भेजकर विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों में उन्हें उगाया जाता है। ये 7वें साल में होता है। 8वीं साल जो होती है 8वां वर्ष और से 10वां वर्ष, 8वां, 9वां, 10वां, इसमें क्या करते हैं? शुद्ध वंशक्रम चयन की प्रक्रिया के दौरान 1 से 7 वर्ष तक के लिए किए गए परीक्षणों में प्राप्त बीजों को अलग अलग अनुसंधान केंद्रों में भेजकर विशिष्ट गुणों वाले पौधों को अंतिम रूप से चयन करके कृषि मंत्रालय द्वारा उनके प्रभावित करवाकर किसान के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद आता है शुद्ध वंशक्रम चयन के लाभ। शुद्ध वंशक्रम चयन की प्रक्रिया के से प्राप्त उन्नत किस्मों की वांछित लक्षण सभी पौधों में एक समान होते हैं तथा ये पौधे संयोगमजी होते हैं। अन्य विधियों की तुलना में इस विधि के द्वारा प्राप्त किस्मों में अनेक गुणों में आशानुरूप परिवर्तन किए जाते हैं। थर्ड है अंततः प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान प्रजनन कराया जाता है। क्रिया के दौरान शुद्ध वंशक्रम के जनकों को पादप के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। डीमेरिट्स देख लीजिए। इस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त नई किस्में संयोजी होने के कारण गुणों में भिन्नताएं
कम दर्शाती हैं, अतः चयन का आधार सीमित हो जाता है। दूसरा है डीमेरिट। क्या इस प्रक्रिया को पूर्ण करके कोई नया लक्षण उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। लास्ट है प्राप्त पादप किस्मों की पारिस्थितिकी सहनशीलता मुख्य रूप से सहनशीलता बहुत कम होती है, अतः वातावरण बदलते ही फसलों की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इस विधि में समय तथा परीक्षण अधिक लगता है। इसमें समय भी अधिक लगता है और समय और परीक्षण दोनों काम अधिक होते हैं। ठीक है। कॉलोनियल चेन में ऐसे पादप जिनमें आसानी से बीजों का निर्माण नहीं होता तथा जीवों में जीवित क्षमता बहुत कमज़ोर होती है। गन्ना, आलू, केला, चाय आदि इनमें कम होती है। इनकी श्रेष्ठ किस्मों को तैयार करने के लिए कॉलोनियल चयन विधि अपनाई जाती है। अब कॉलोनियल चयन क्या होती है वो भी देख लीजिए। इस विधि में मुख्य रूप से कायिक प्रवर्धन तथा कॉलोनियल प्रवर्धन का उपयोग करके उन्नत किस्म की वाले पौधों को तैयार करते हैं। पौधों का ऐसा समूह जो जनक पौधे के कायिक जनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्लोन कहलाता है। इन क्लोन में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है इन पौधों की जीनीय प्रारूप जनक पौधों के समान होती है। दूसरी है सभी क्लोन किए गए नए पौधे समरूपी होते हैं। इन पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। क्लोन किए गए पौधों में आनुवंशिक भिन्नताएं केवल उत्परिवर्तनों द्वारा पैदा की जा सकती है। कॉलोनियल चयन में प्राप्त पौधों को प्रबंधन करवाकर नए क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है। कॉलोनियल चयन की क्रियाविधि कैसे होती है वो भी समझ लीजिए। कॉलोनियल चयन मुख्य रूप से 9 वर्षों में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें 9 साल लगते हैं। पहली साल में क्या करेंगे? पहली साल में क्या होता है कि इस क्रियाविधि के शुरुआती वर्ष में कायिक जनन दर्शाने वाले कृषि योग्य पौधों के समूहों में से वांछित लक्षणों के आधार पर 100 से 500 श्रेष्ठ पौधों का चयन किया जाता है। द्वितीय वर्ष में के दौरान उपरोक्त चयनित पौधों का कायिक जनन करवाया जाता है और क्लोन को प्राप्त किया जाता है। इन क्लोन में से 50 से 100 श्रेष्ठ क्लोन को चयन किया जाता है। तीसरे साल चयन किए गए श्रेष्ठ क्लोनल का तुलनात्मक प्राथमिक परीक्षण करवाया जाता है एवं वांछनीय लक्षणों के आधार पर सर्वोत्तम क्लोन का चयन किया जाता है। चौथी साल में क्या करा जाता है कि सर्वोत्तम क्लोन का प्राणी किस्मों के साथ तुलनात्मक परीक्षण दोबारा कराकर विभिन्न अनुसंधान केंद्रों पर विभिन्न गुणों जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, अधिक उत्पादन क्षमता, अच्छी गुणवत्ता के माध्यम से श्रेष्ठ क्लोनों का चयन किया जाता है एवं नई सर्वोत्तम किस्म तैयार की जाती है। 9वें वर्ष में अंतिम वर्ष की क्रियाविधि के दौरान उपरोक्त क्रियाविधि द्वारा चयनित श्रेष्ठ किस्म का गुणन करवाकर उनके बीजों को किस्मों के लिए अंतिम रूप से तैयार करके बांटा जाता है। अब इनके लक्षण भी गुण भी सुन लीजिए। यह सरलतम उपलब्ध चयन विधि है जिसमें तैयार किए गए बीजों में जीवन क्षमता का ह्रास हो जाता है। ह्रास नहीं होता है। इस विधि के माध्यम से कुछ परिवर्तन करके संकरण की सहायता से नई किस्में की तैयार की जाती हैं। वांछित लक्षणों की उत्तम गुणवत्ता के बनाया रखा जा सकता है। तैयार किए गए नए क्लोनों के लक्षणों की शुद्धता को बरकरार रख सकते हैं। अवगुण कौन कौन से हैं? इस गुण विधि का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि यह केवल उन पौधों के लिए उपयोगी है जिनमें कायिक प्रजनन होता है। दूसरा देखिए, इस विधि के द्वारा पौधों में नई विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। केवल उपलब्ध विविधताओं से ही फेरबदल संभव है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। वंशानुक्रम चयन देख लीजिए। अब
चलिए अभी हम आगे बताएंगे, फिर नेक्स्ट में तो वंशानुक्रम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आज की वीडियो में बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके सभी मेरी वीडियोस आपके पास पहले पहुंचेंगी और आप नोट्स बना सकेंगे। ये वीडियो बीएससी के लिए है, बीएससी के स्टूडेंट जो बॉटनी से संबंधित हैं, बॉटनी जिनके पास है वो उनके लिए ये स्टूडेंट ये है, ये प्लांट ब्रीडिंग का नोट्स मैं तैयार करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए।